मिडिल ईस्ट में तेजी से भू राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, जिसने शांति तो नहीं लेकिन तनाव को ही जन्म दिया है। इसी बीच खबर है कि सीरिया के नए राष्ट्रपति अबू मोहम्मद अल जोलानी या अहमद अल शरा की अजरबैजान यात्रा के दौरान एक सीरियाई अधिकारी और इस्राएली अधिकारी की मुलाकात हुई। जी हां, अरब न्यूज को दमिश्क के एक राजनयिक सूत्र ने बताया कि शनिवार को बाकू में सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा की अजरबैजान यात्रा के दौरान एक सीरियाई और एक इस्राएली अधिकारी के बीच आमने सामने मुलाकात हुई। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि पिछले महीने ईरान पर इसराइल ने जो हमले किए, क्या इस बारे में सीरिया को जानकारी थी? क्या सीरिया के नए राष्ट्रपति जानते थे कि इसराइल ईरान पर हमला करने वाला है? फिलहाल इस तरह के सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन सीरिया और इसराइली अधिकारियों की मुलाकात दोनों देशों के लिए एक बड़ा कदम है, जो दशकों से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। ये मुलाकात तब हुई जब इसराइल ने शुरू में अल शरा की सरकार को उनके अल-कायदा से पुराने संबंधों के कारण जिहादी मानकर ठंडा रवैया अपनाया था। सूत्र ने कहा, अल शरा की बाकू यात्रा के दौरान एक सीरियाई और एक इस्राएली अधिकारी के बीच मुलाकात हुई। गोपनीयता के कारण सूत्र ने नाम न बताने की शर्त रखी। इसराइल अजरबैजान को हथियारों की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश है और उसकी वहां मजबूत राजनयिक उपस्थिति है, जो ईरान का पड़ोसी और इसराइल का कट्टर दुश्मन है। सूत्र ने बताया कि अल शरा इस मुलाकात में शामिल नहीं थे, लेकिन इसमें दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे और ये मुलाकात हाल की इसराइली सैन्य उपस्थिति पर केंद्रित थी। सीरिया में लंबे समय तक शासक रहे बशर अल असद को 2024 दिसंबर में सत्ता से उखाड़ लिया गया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसके बाद इसराइल ने सीरिया में सैकड़ों हवाई हमले किए ताकि प्रमुख सैन्य संसाधन अल शरा के नेतृत्व वाली इस्लामवादी अंतरिम सरकार के हाथों में न जाए। साथ ही इसराइल ने रणनीतिक गोलान हाइट्स में यूएन पेट्रोल बफर जोन में सैनिक भेजे और गोलान हाइट्स का बचा खुचा हिस्सा भी कब्जे में ले लिया। अल शरा ने बार बार कहा कि सीरिया अपने पड़ोसियों के साथ संघर्ष नहीं चाहता और उसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसराइल पर हमले रोकने के लिए दबाव डालने को कहा। उनकी सरकार ने हाल ही में पुष्टि की कि उसने 1974 के डिसएंगेजमेंट समझौते को बहाल करने के लिए इसराइल के साथ अप्रत्यक्ष संपर्क किया था। पिछले महीने इसराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा कि इसराइल सीरिया के साथ शांति और सामान्यीकरण समझौते करने में रुचि रखता है। हालांकि सीरियाई सरकार के एक सूत्र ने सरकारी मीडिया में कहा कि ऐसी बातें जल्दबाजी हैं, लेकिन इस हफ्ते लेबनान की यात्रा के दौरान अमेरिकी विशेष दूत टॉम बैरक ने कहा कि सीरिया और इसराइल के बीच बातचीत शुरू भी हो चुकी है। मई में रियाद में अल शरा से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने उम्मीद जताई कि सीरिया अन्य अरब देशों की तरह इसराइल के साथ संबंध सामान्य करेगा। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि पिछले महीने इसराइल ने ईरान पर जो हमले किए, क्या उस बारे में सीरिया को भी जानकारी थी? आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। ईरान की राजधानी तेहरान में 16 जून को एक ऐसा हमला हुआ जिसने पश्चिम एशिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। इसराइल ने एक बार फिर ईरान के शीर्ष नेतृत्व को निशाने पर लिया और इस बार निशाना बना देश के नए राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान को। हमला उस वक्त हुआ जब राजधानी तेहरान के पश्चिमी हिस्से में स्थित एक सरकारी इमारत में ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक चल रही थी। बैठक में देश के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान, संसद अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश और कई सैन्य व खुफिया अधिकारी मौजूद थे। कुल 6 मिसाइलों से इस्राएली सेना ने हमला किया। निशाना बनाया गया इमारत के एंट्री गेट और एग्जिट पॉइंट्स को, ताकि नेतृत्व अंदर फंस जाए, अफरा तफरी मचे और ईरान की राजनीतिक रीढ़ पर चोट पहुंचे। लेकिन इस्राएल की यह साजिश नाकाम हो गई। ईरानी सुरक्षा एजेंसियों की सूझबूझ और पहले से तैयार आपात निकासी योजना के चलते सभी अधिकारी सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। राष्ट्रपति पेजेश्कियान को केवल पैर में हल्की सी चोट आई, न कोई बड़ा नुकसान हुआ, न कोई हताहत हुआ और सबसे बड़ी बात, ईरानी नेतृत्व एकजुट, मजबूत और जवाब देने के लिए तैयार हो गया। हमले की सटीकता ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया। क्या यह हमला सिर्फ बाहर से था या फिर इसमें कोई अंदरूनी गद्दार भी शामिल था? ईरानी सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत जांच शुरू कर दी। किसी भी गद्दार को बख्शा नहीं जाएगा, यह संदेश साफ दिया गया। इस हमले के बाद राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने दो टूक कहा।
उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे और अब ईरान चुप नहीं बैठेगा। ईरान की जनता और नेतृत्व दोनों एक स्वर में खड़े हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हम युद्ध न चाहते हैं न विनाश, लेकिन अगर हमारी संप्रभुता पर हमला होगा तो ईरान मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। ईरानी पक्ष का कहना है कि दुनिया को यह नहीं भूलना चाहिए कि ईरान वो राष्ट्र है जिसने अपने वैज्ञानिकों कमांडरों को खोया है, लेकिन फिर भी संयम और संतुलन का परिचय दिया। इसराइल द्वारा ईरान के IRGC कमांडर हुसैन सलामी, जनरल मोहम्मद बाघेरी और एयरफोर्स प्रमुख आमिर अली हजीजादे की टारगेट किलिंग उसी रणनीति का हिस्सा थी, लेकिन यह रणनीति अब नाकाम हो रही है। ईरान अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस हमले को लेकर आवाज उठाएगा। यह हमला सिर्फ एक बिल्डिंग पर नहीं था, यह हमला एक संप्रभु राष्ट्र की गरिमा पर था, और ईरान अपने जवाब में न तो जल्दबाजी करेगा और न ही पीछे हटेगा, ऐसा कुछ ईरानी समर्थकों का मानना है। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या इसराइल अब ईरान में अपने टारगेट किलिंग को अंजाम देने में विफल हो रहा है? क्या मोसाद अब पहले के जैसे रणनीति बनाने में फेल हो गया है? क्या नेतन्याहू की सेना अब उस तरीके से अपने हमले को अंजाम नहीं दे पा रही जो पहले हुआ करता था? क्या इसराइल अब साफ तौर पर ईरान में मुंह की खा चुका है? ये सारे सवाल हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। आखिरकार राष्ट्रपति पेजेश्कियान को निशाना बनाने की ये चाल कैसे नाकाम हो गई? हालांकि इसराइल ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ایران به نسبت به جبهه مقاومت انجام میدن قطعا پاسخ دندان شکنی رو دریافت خواهند کرد. ईरान इस वक्त एक नई शक्ति बनकर उभरा है जो न इसराइल को कुछ समझता है और न ही तथाकथित महाशक्ति अमेरिका को। सर्वोच्च नेता खामेनेई को लेकर दुनिया भर में चर्चा जोरों पर है कि ईरान झुकना नहीं बल्कि लड़ना पसंद करता है। ये लाइनें ईरानी समर्थकों की ओर से तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट किए जा रहे हैं। ईरान और इसराइल के बीच हाल ही में हुआ 12 दिनों का युद्ध सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं थी। यह युद्ध दुनिया की सबसे आधुनिक और महंगी सैन्य प्रणालियों की साख पर भी सवाल बनकर टूटा है। ईरान ने इस युद्ध के दौरान इसराइल पर हर रोज सैकड़ों मिसाइलें दागी, एक के बाद एक तेज, घातक और अचूक मिसाइलें। इन मिसाइलों की चर्चा दुनिया भर में हुई क्योंकि ये मिसाइलें कभी मछली के आकार की दिखाई देती तो कभी इस तरीके से धुएं गुबार में तब्दील होते कि उन्हें देखने के बाद इसराइली और अरब देश तक इस बात की चर्चा करने लगते कि आखिर ईरान के पास किन मिसाइलों का जखीरा है। दुनिया को उम्मीद थी कि इसराइल का आयरन डोम, जो अब तक हर मिसाइल हमले को रोकने के लिए जाना जाता रहा है, इस बार भी ढाल बनकर सामने आएगा, लेकिन नतीजा चौंकाने वाला रहा। आयरन डोम, अमेरिकी थाड और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम सभी लगभग बेअसर साबित हुए। मिसाइलें इसराइली शहरों तक पहुंची, इमारतें तबाह हुई और लोग बंकरों में छिपने पर मजबूर हो गए। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. खबरें हैं कि इस युद्ध के दौरान सिर्फ एयर डिफेंस ही नहीं बल्कि इसराइल का एक आधुनिक फाइटर जेट तक तकनीकी खराबी का शिकार हो गया। यानी ईरान से लड़ाई में इसराइल को बहुत बड़ा झटका लगा। आयरन डोम से लेकर अमेरिकी थार तक सब कुछ फेल नजर आया, क्योंकि इसराइल के कुछ शहरों के हालात बिल्कुल गाजा की तरह हो गए और इसके पीछे का कारण ईरानी मिसाइलें थी।